दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। जैसे आपको पता है कि हम 11th का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर चालू है, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर लेने वाले हैं और थोड़ा सा हम तीनों इक्वेशंस को और तीनों यूजेस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का लेक्चर आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में? हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको यूज करके अगर आपने डायमेंशंस पढ़ ली है तो हमें डायमेंशंस क्यों निकालनी पड़ती है, इसके हमारे पास कुछ यूजेस है बेटा। और इन यूजेस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फिजिक्स हमारे लिए आसान कर सकते हैं। तो उन्हीं यूजेस को आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं कि यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। समझ में आ गया बेटा? तो अच्छे से कान में हेडफोन टान लीजिए, बैठ जाइए, बिल्कुल इंटरप्ट नहीं होगा और बिल्कुल लेक्चर को आप क्या कर लीजिए, एंजॉय कर लीजिए। सबसे पहला यूज बताने से पहले आप सबको गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। जब भी आप देख रहे हैं तब चैनल को सबके साथ बांटिए, सबके साथ शेयर भी करना मत भूलिए। और हम शुरू करते हैं हमारा यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए, सबसे पहली बात, डायमेंशंस हम जब निकालते हैं, कोई भी क्वांटिटी की जब हम डायमेंशंस निकालते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। कि कोई भी गिवन इक्वेशन अगर करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन। तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम आगे के इस वीडियो में आगे देखेंगे। दूसरा यूज हमारे पास है टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम। ये भी क्या है मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा, टू चेक रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड क्वांटिटीज। अब ये तीनों डायमेंशंस के यूजेस हैं, ये कैसे कैसे काम करते हैं, हर एक डायमेंशन यूज का कैसा कैसा एक्सप्लेनेशन है, ये आपको मैं बताऊंगा। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने डिस्कशन कर लिया है। तो सबसे पहला फाइंड आउट करते हैं, दैट इज टू फाइंड करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। तो टिंग, देखिए पहला यूज हमारे पास आ गया है। फर्स्ट यूज हमारे पास आ गया, क्या यूज है? टू फाइंड करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर क्या लिखा है देखना, इफ द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म इन एन इक्वेशन इज सेम देन इक्वेशन इज सेड टू बी करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी कि अगर हर एक क्वांटिटी की डायमेंशन अगर कैसी है, सेम है, हर एक क्वांटिटी की डायमेंशन कैसी है, सेम है एक इक्वेशन में। अब देखिए इक्वेशन की टर्म्स कैसी हम फाइंड आउट करेंगे। टर्म क्या होती है? देखिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर ये इक्वेशन है तो बेटा इसमें टर्म कितने हैं? तीन टर्म है। एक टर्म है v, एक टर्म है u, एक टर्म है ए टी। क्यों? ए टी एक ही टर्म है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ये टर्म्स को सेपरेट नहीं करते हैं, सिर्फ इज इक्वल्स टू, प्लस और माइनस, ये तीन साइंस हैं जो हमारे इक्वेशन के टर्म्स को क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, समझ लीजिए मैंने ऐसे लिख लिया, एक्स वाई, बेटा ये एक ही टर्म है। एक्स प्लस वाई, ये कितनी टर्म्स है? दो। एक्स माइनस वाई, ये कितनी टर्म्स हो गई? दो टर्म्स हो गई। आपको समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है, अगर आपको टर्म्स मिल गई हैं तो इफ द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म इन एन इक्वेशन आर सेम, हर एक टर्म की डायमेंशन सेम है तो इक्वेशन कैसा है, करेक्ट है बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अदरवाइज इक्वेशन कैसा है, इनकरेक्ट है। दो तीन एग्जांपल्स पे से हमें क्या हो जाएगा, क्लियरली समझ जाएगा। समझ लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर आपको पता है कि इक्वेशन करेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको प्रूव भी करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लेंगे कि टर्म्स कौन कौन सी है। टर्म्स में मिल गई, पहली टर्म हमारे पास v, दूसरी टर्म मिल गई हमारे पास u, तीसरी टर्म कौन सी मिल गई हमारे पास ए टी। और इन सब की हमें क्या निकालनी है, डायमेंशंस। बेटा अगर वेलोसिटी, अब पहले इसमें मैं वेलोसिटी के डायमेंशंस आपको कहा था मैंने कि वेलोसिटी के डायमेंशंस हमें याद होने चाहिए। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, इनके डायमेंशंस हमें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। लो पहला एग्जांपल है इसलिए मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या लिख सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डायमेंशंस हमारे पास बनेंगे L1 t माइनस 1। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। ओके, यू यानी कौन सी वेलोसिटी होती है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी है ना, u इज इनिशियल वेलोसिटी, उसके भी डायमेंशंस s अपॉन t
यानी डायमेंशंस क्या बन गए, L1 T माइनस 1, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तीसरी टर्म है हमारे पास AT। व्हाट इज A? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड एज वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू टाइम, दैट इज वेलोसिटी, यानी इसके भी डायमेंशन क्या आ गए, L1 T माइनस 1, इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 3 बन गया। अब आप कहेंगे मैं इतना नजदीक नजदीक क्यों लिख रहा हूं बेटा, हम 2-3 एक्सप्रेशन देखेंगे और अब तीनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 बाय प्रिंसिपल, इसे लिखना पड़ता है, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इक्वेशन कैसा है, करेक्ट है। गिवन इक्वेशन क्या बन गया हमारा, करेक्ट बन गया। अगर कोई भी डायमेंशन अगर गलत आती थी, कोई एक हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, यानी आप समझ लीजिए इक्वेशन है S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए, ऐसा इक्वेशन आपके पास है। S इज इक्वल्स टू क्या आ गया, यू टी प्लस हाफ ए। आपको इक्वेशन करेक्ट नहीं करना है, आपको बस चेक करना है कि इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सबसे पहले टर्म्स देखिए कौन कौन सी है टर्म्स। एक टर्म कौन सी बन गई, S, एक टर्म कौन सी बन गई, UT, एक टर्म बन गई हाफ A। अब इसमें हाफ की डायमेंशंस निकलेगी नहीं बेटा, बिकॉज हाफ क्या है, नंबर है, हाफ एक न्यूमेरिकल नंबर है, तो हाफ की डायमेंशंस बनेंगी नहीं। हाफ की अगर डायमेंशंस नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट तो एक ही है जिसकी डायमेंशन बन गई हमारे पास L1। U यानी कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या लिखेंगे हम, S अपॉन टी इंटू टी, यानी टाइम टाइम क्या हो गया, कैंसल, S की डायमेंशन L1, इक्वेशन नंबर बन गया 2। ओके, हाफ कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं निकलेगी। A एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चमक रहा है ना बेटा, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि सर समझ रहा है करके, तो ताकि हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ओके बेटा, तो A इज एक्सेलरेशन, क्या रिप्रेजेंटेड एज वेलोसिटी अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम, यानी डायमेंशन L1 T माइनस 2, इक्वेशन नंबर 3। बेटा सेम है क्या इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3? जल्दी बताइए, नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3 by principle of homogeneity, by the principle of homogeneity, इक्वेशन कैसा है, इक्वेशन कैसा है, इनकरेक्ट। इक्वेशन कैसा आएगा हमारे पास, इनकरेक्ट आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पे डिस्कशन कर रहे हैं कि इफ द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म एंड इन एन इक्वेशन आर कंसिडर्ड टू बी सेम, देन द इक्वेशन इज सेड टू बी करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट। करेक्ट कब होगा, जब सब टर्म्स की डायमेंशन सेम है। इनकरेक्ट होगा जब सब टर्म की डायमेंशन कैसी है, गलत है और अलग अलग है। आपको होमवर्क के लिए 2 इक्वेशन दे रहा हूं बेटा, क्योंकि हमें बाद में 2 और यूजेस भी देखने हैं। होमवर्क आपका है, पहला इक्वेशन, आप सबको मुझे होमवर्क भेजना है, आपको सबको मुझे होमवर्क भेजना है। तो होमवर्क पहला इक्वेशन लिख लीजिए आप, v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस जी। जी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और दूसरा लिख लीजिए आप दैट s इज इक्वल्स टू यू टी। ओके, तो इन दोनों को मुझे लिख के भेजिए। समझ में आ गया आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या है। तो सेकंड इक्वेशन पे बढ़ते हैं और फर्स्ट सेकंड यूज पे बढ़ता है, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मैं आपको एक क्या करने वाला हूं, होमवर्क देने वाला हूं। तो चलिए दूसरा यूज स्टार्ट करते हैं। दूसरा यूज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज है। हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है कि यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसका कौन सा पार्ट देख रहे हैं हम, सेकंड पार्ट हमारा, सेकंड यूज हमारा चालू है। तो सेकंड यूज में हमें क्या करना है, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी 2 सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं बेटा, एक सिस्टम होता है SI, दूसरा सिस्टम कौन सा होता है, CGS। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि एक क्वांटिटी, समझ लीजिए यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो ये कन्वर्ट कैसे करे। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, ये हमें फिक्स पता है, ये बेसिक कन्वर्जन फैक्टर है। मास को अगर लेंगे तो किलोग्राम SI में, यानी किलोग्राम कौन सी क्वांटिटी होगी, SI सिस्टम का यूनिट हो गया, ग्राम कौन सा सिस्टम का यूनिट हो गया, CGS। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या है, 1000 ग्राम।
तो 10⁻³ ग्राम। ये तो बेसिक्स है, इस पे तो हम पता है, ये हमें पता है। बट अगर समझ लीजिए फोर्स का कैलकुलेट करना है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट होता है बेटा डाइन। ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन। वर्क, वर्क का ऐसा यूनिट है हमारे पास जूल, और सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग। ओके, तो ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारे पास क्वेश्चन मिलता है कि व्हाट इज 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू एक्स डाइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। 1 जूल इज इक्वल्स टू एक्स अर्ग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसे फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, ये हमारा बेसिक काम हो जाता है। तो इसे हम कब कैलकुलेट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन फोर्स यूजिंग डायमेंशन, सेकंड यूज ही मैं कर लेने वाला हूं, उसे एक बार देखते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ फोर्स। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। नाउ 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू एक्स डाइन बेटा, तो हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ एक्स। तो उसके लिए लेट अस कंसीडर, मैं आपके साथ ही सॉल्व करने वाला हूं, मेरे साथ ही रहिएगा। कंसीडर डायमेंशंस। क्या कंसीडर करेंगे, डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ फोर्स, अब आपको सबको पता है डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या है, m1 l1 t-2। और अगर हम यहां पे एंड यूज सफिक्स यूज करना है बेटा हमें इन टर्म्स ऑफ SI एंड CGS, suffix 1 for SI and 2 for CGS, and equation 1 will become, now equation 1 बहुत आसान है, देखो equation 1 it will become that न्यूटन की यूनिट डायमेंशंस क्या होगी, m1 l1 t-2, 1 indicates न्यूटन that is SI and is equals to x in bracket क्या, m1 l1 t-2, 2 indicates CGS. okay, MKS and CGS. तो x is equals to our equation becomes m1 l1 t-2 upon m1 l1 t-2, क्या रह गया बेटा, एक क्वांटिटी रहेगी, that numerator is 1 and denominator is 2, suffix is 1 and 2, 1 indicates SI, 2 indicates CGS। हमें इसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लिखना है, तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स क्या लिख सकते हैं हम, m इज मास, मास का 1 यानी क्या है बेटा, इसको हम अगर हम कंप्लीट लिख लेंगे, समझ लीजिए दिस इज SI एंड दिस इज CGS। ओके, वन इज SI अनदर इज CGS। तो अगर हम ऐसा लिखना कोशिश करते हैं तो मास इन टर्म्स ऑफ SI क्या होता है, किलोग्राम। ओके, तो आवर इक्वेशन बिकम्स x इज इक्वल्स टू किलोग्राम अपॉन ग्राम, क्या बन जाएगा, रेज टू पावर क्या बना, 1। लेंथ इन टर्म्स ऑफ SI, लेंथ इन टर्म्स ऑफ CGS क्या बना, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, रेज टू पावर क्या बनेगा, 1। टाइम इन SI, टाइम इन CGS क्या बनेगा, सेकंड अपॉन सेकंड, रेज टू पावर -2। हो गया बेटा क्लियर, बहुत कुछ रहा ही नहीं। अब किलोग्राम को ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू, देखिए 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम, रेज टू पावर क्या बनेगा, 1। यहाँ पे 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, रेज टू पावर क्या बनेगा, 1। इधर सेकंड क्या हो जाएंगे, कैंसिल, कोई बात ही नहीं बनती उसकी। अब ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू वी गेट 10⁻³ into 10⁻², 10⁻5। तो our equation becomes 1 Newton is equals to 10⁻5 क्या हो जाता है, 9। तो हमारे पास फोर्स का कन्वर्जन फैक्टर आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁻5 9। यही मेथड, यही स्ट्रेच, यही पॉसिबल आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब आप वर्क का निकाल के देखिए, वर्क का क्या हो जाएगा, 1 जूल इज इक्वल्स टू x अर्ग, ऐसा बनेगा। तो जूल यानी वर्क के डायमेंशंस पहले निकालने पड़ेंगे और फिर सेम प्रोसेस आपको क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। या आप वर्क का निकालना, एक और आपको निकालना है डेंसिटी का। अब डेंसिटी, ये आप, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, डेंसिटी का निकालने क्या है, समझ लीजिए 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू x
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा हमें सॉल्व करना है। 1 किलोग्राम पर मीटर, इसके यूनिट को कोई नाम नहीं है, तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेम मेथड से फॉलो कीजिए, आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ओके, तो डेंसिटी का निकाल के मुझे भेजिए, जल्दी से भेजना। वीडियो लेक्चर खत्म होने के बिल्कुल आधे घंटे के बाद में आपका होमवर्क आ जाना चाहिए। थर्ड यूज भी देखते हैं। थर्ड यूज है डिपेंडेंस का। थर्ड यूज बहुत इंटरेस्टिंग यूज है। थर्ड यूज को एक बार देखते हैं ताकि हम उसे अच्छे से समझ सकें। ये आपको समझ में आ गया? ओके बेटा, तो थर्ड यूज की तरफ चलते हैं। चलिए थर्ड यूज को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। थर्ड यूज है बेटा, ब्लैक कलर में लिखा हुआ, टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज बाय क्रिएटिंग एनी फॉर्मूला। यानी फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है, ये हमें थर्ड यूज बताता है। यानी समझ लीजिए t इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल अपॉन जी है, तो ये अंडर रूट आया कैसे, ये ढूंढने का काम हम आप इस थर्ड यूज में करते हैं। तो हमें क्वेश्चन भी वैसा ही मिल गया, फाइंड डिपेंडेंस ऑफ टाइम t ऑन लेंथ l एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। हमें टाइम का डिपेंडेंस कैलकुलेट करना है ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम सॉल्व करने के लिए लग जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले टाइम इज इक्वल्स टू, और टाइम हमने लिख लिया, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू पावर ए एंड जी रेज टू पावर वाई, और सॉरी जी रेज टू पावर बी लिख लेते हैं, जी रेज टू पावर बी। ओके, इसे थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू पावर ए जी रेज टू पावर बी। अब ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर लेंगे, टी इज इक्वल्स टू के एल रेज टू पावर ए जी रेज टू पावर बी, वेयर के इज कांस्टेंट। अब इसे कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और अब इनके सब में क्या डाल देंगे, डायमेंशंस। तो यूज डायमेंशंस। देखो अब डायमेंशंस अगर टाइम के लेंगे तो क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल्स टू के, यहाँ पे l लेंथ की डायमेंशन होगी l रेज टू पावर a, g की डायमेंशंस क्या बनेंगी, l1 t माइनस 2 रेज टू पावर क्या बन गया b। g की डायमेंशंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा, उसकी डायमेंशंस यानी एक्सेलरेशन की डायमेंशन। तो t1 है, यानी टाइम के डायमेंशंस हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, m0 l0 t1 इज इक्वल्स टू के एल रेज टू पावर ए एल रेज टू पावर बी टी रेज टू पावर माइनस 2b। ये क्या कर लिया मैंने, ये इक्वेशन ध्यान में देखिए, t1 है यानी यहां पे m0 है l0 है, ओके, m0 l0 t1 के एल रेज टू पावर 1 रेज टू पावर a दैट इज एल रेज टू पावर a, एल रेज टू पावर 1 रेज टू पावर b दैट इज एल रेज टू पावर b, t रेज टू पावर माइनस 2 रेज टू पावर b दैट इज t रेज टू पावर माइनस 2b। ओके, बेस सेम है, इंडाइसिस की एडिशन होगी, यानी हम इक्वेशन हमारा बना सकते हैं बेटा कि m0 l0 t1 इज इक्वल्स टू k इन ब्रैकेट l रेज टू पावर a प्लस b t रेज टू पावर माइनस 2b, t रेज टू पावर माइनस 2b। इधर m नहीं है तो यहां पे भी m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो उसे पकड़ के एक बार लिख लेते हैं, दैट इज m0 l0 t1 इज इक्वल्स टू k इन ब्रैकेट m0 l रेज टू पावर a प्लस b t रेज टू पावर माइनस 2b। सब है यहाँ पे। और जब यहाँ पे अब आ जाते हैं तो आपका इक्वेशन नियर अबाउट क्या हो गया, सॉल्व ही हो गया। क्यों, अब हमें क्या कंपेयर करना है, कंपेयर द इंडाइसेस ऑफ ईच टर्म, यानी हम हर एक टर्म के इंडाइसेस क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इंडाइसेस अगर कंपेयर करना है तो m l, यहां पे भी l, टाइम यहां पे भी क्या बनेगा, टाइम। ओके, तो यहां पे हम पहले इंडाइसेस कंपेयर करेंगे मास के, और मास इधर भी 0 LHS में, RHS में भी क्या बन गया, 0। ओके, दूसरे बात लेंथ, फिर हमें कंपेयर करना है इंडाइसेस ऑफ लेंथ। कैसे बनेगा, एल रेज टू पावर 0 एल रेज टू पावर a प्लस बी, 0 इज इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी a इज इक्वल्स टू माइनस b बन गया।
बी इधर चला गया, यानी ए की वैल्यू निकाल ली मैंने माइनस बी करके, और हमें अल्टीमेटली ए एंड बी की तो वैल्यू निकालनी है। और फिर किसके इंडाइसेस कंपेयर करेंगे हम? टाइम के इंडाइसेस कंपेयर करेंगे, टी रेज टू पावर 1, टी रेज टू पावर माइनस 2b, टी रेज टू पावर माइनस 2b। तो यहां पे इक्वेशन है 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2b, b इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। हमें एक वैल्यू मिल गई, b इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। वैल्यू इधर अगर हम डालेंगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 1/2, यानी a इज इक्वल्स टू क्या मिला? 1/2। ओके, वैल्यू मिल गई ना हमें। a और b की वैल्यू, दोनों वैल्यूज हमें मिल गई, और दोनों वैल्यूज हम कौन से इक्वेशन में डालेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। और इक्वेशन नंबर 1 इट विल बिकम t इज इक्वल्स टू k, देखिए l रेज टू पावर 1/2 एंड g रेज टू पावर माइनस 1/2। आ गया ना बेटा? आ गया? समझ रहा है आपको? तो t इज इक्वल्स टू k, 1/2 यानी क्या होता है? अंडर रूट। रेज टू पावर 1/2 यानी क्या होता है? अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट l। रेज टू पावर माइनस 1/2 है, यानी अंडर रूट तो है और माइनस का इंडिकेट करता है, वो कहां पे है? डिनोमिनेटर में। तो 1/√, क्या है? g है। ये कहां से आया अंडर रूट? रेज टू पावर 1/2 अगर है, जैसे t के ऊपर 2 लिखा तो t स्क्वायर बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो जैसे t स्क्वायर कहा जाता है, तो हम यहां पे रेज टू पावर अगर 1/2 होगा तो कौन सी टर्म आती है? स्क्वायर रूट की टर्म आती है। और रेज टू पावर माइनस है, यानी कहां पे? डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में आया 1/√g। इसे कंबाइन करके लिखेंगे, k इन ब्रैकेट कंबाइन करके लिख सकते हैं ना, √l/g। ये हमारा रिलेशन तैयार हो गया, t, l एंड g का रिलेशन। ओके बेटा, तो ये हमारा कौन सा यूज हो गया? थर्ड यूज। आपको एक होमवर्क देता हूं इस पे, समझ में आ गया ना आपको? एक होमवर्क देता हूं। कौन सा होमवर्क? जैसे फाइंड डिपेंडेंस ऑफ टाइम है, तो वैसे फाइंड डिपेंडेंस ऑफ, मैं यहीं पे होमवर्क बनाता हूं, फाइंड डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी v, फाइंड डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी v ऑन, ये सब निकाल देते हैं, ऑन हाइट h एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ओके, यानी ये इक्वेशन कैसे बनेगा? v इज इक्वल्स टू k h रेज टू पावर a एंड g रेज टू पावर b। ऐसे आपको निकालना है। ये आपका क्या है? होमवर्क है। तो मुझे जल्दी से भेजिए बेटा आपका होमवर्क। और ऐसे हमारे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं पढ़ाता रहूँगा बेटा, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। होमवर्क आ जाना चाहिए सबके लिए। सेफ रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।